नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन टेस्ट जो थर्ड हुआ था, ऑनलाइन टेस्ट नंबर थर्ड, उसके हम सलूशन पर बात करेंगे। 15 क्वेश्चन लिए गए थे जिसमें लगभग अभी तक 284 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। करीब 300 के आसपास लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और आपने उसमें अलग अलग नंबर गेन किए हैं। लेकिन 15 नंबर का पेपर था, 15 क्वेश्चन थे, लेकिन 15 में 15 कोई नहीं पाया है। किसी के 12 है, 13 है, 8 है, 10 है, मतलब अलग अलग सबका मार्क है। वो आप जब सबमिट करते होंगे तो आपको खुद पता चल जाता होगा आपके कितने मार्क्स आए हैं। बाकी हमारे पास डेटा है, तो उन्हीं क्वेश्चन का हम सलूशन डिस्कस करेंगे। चारों ऑप्शन भी बताएंगे और उनके चारों ऑप्शन के सही आंसर, चारों ऑप्शन के टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, उनको भी हम डिस्क्राइब करते चलेंगे। तो आपको ये आसानी होगी कि कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, पूरा सलूशन आपको प्रॉपर मिलता चला जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें से पहले कुछ नाम हमें दिख रहे हैं, जैसे श्वेता सिंह है, प्रिया है, प्रतिमा है, राधिका सिंह है, मीनाक्षी है, आशीष है, नेहा है, विवेक है, शिल्पी है और कई सारे लोगों ने जो हमें नाम दिख रहे हैं वो हम बता रहे हैं। हम लेने जा रहे हैं पहला सवाल और उसके पहले सवाल के चारों ऑप्शन पर भी हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट और पहले सवाल का सही आंसर क्या होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल हमारे सामने है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? यानी आरटीई एक्ट 2009 जो 4 चीजें दी गई उनमें से किसकी वकालत करता है? तो पहला पॉइंट यहाँ पर है, पहला ऑप्शन है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। दूसरा पृथककरण यानी सेग्रीगेशन। तीसरा मुख्य धारा शिक्षा यानी, और चौथा ऑप्शन है एकीकृत शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो आरटीई एक्ट क्या करता है? सबको शिक्षा के अधिकार की बात करता है, खास करके 6 से 14 साल के सामान्य बच्चे और 6 से 18 साल के दिव्यांग बच्चों को कक्षा 8 तक की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1। आपको पता है पृथककरण की बात, पृथककरण मतलब अलग अलग कर देना, जाति के आधार पर, नाम के आधार पर, समझ के आधार पर, ऐसा समावेशी बात नहीं करती। मुख्य धारा शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा का मतलब है कि बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं, उनको क्या करना है, मेन फ्लो में लाना है। तो यहाँ मुख्य धारा शिक्षा नाम का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इंक्लूसिवनेस में एक वर्ड आया है इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा का मतलब है कि विभिन्न बैरियर या रुकावट के कारण जो बच्चे स्कूली प्रक्रिया में जुड़ नहीं पाते या शिक्षा की व्यवस्था के साथ जुड़ नहीं पाते, उनको शिक्षा की मुख्य धारा के साथ जोड़ना एकीकृत शिक्षा का कॉन्सेप्ट है या इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। टाइप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, एकीकृत जो शिक्षा है ये समावेशी शिक्षा का एक प्रकार है, परंतु यहाँ ध्यान देना है किसी बैरियर के द्वारा जो शिक्षा की व्यवस्था में नहीं जुड़ पाए। फीस की कंडीशन है, टाइम का प्रॉब्लम है, इंग्लिश या एंट्रेंस या कई और प्रकार के गार्जियन ग्रेजुएट है या नहीं, ऐसे प्रकार के बैरियर से जो बच्चे रोक दिए जाते हैं उनको शिक्षा की धारा के साथ जोड़ना इंटीग्रेटेड या एकीकृत शिक्षा कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन। दूसरा सवाल फिर हमारे सामने है। दूसरा सवाल है बच्चों की गलतियां यानी चिल्ड्रंस एरर। तो बच्चों की गलतियां, पहला ऑप्शन है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। दूसरा है अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है और चौथा है प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बड़ा आसान सा सवाल है। गलतियां क्या होती हैं? अधिगम का पार्ट ऑफ लर्निंग होती हैं। बच्चे जब तक गलतियां नहीं करते, जब तक कमियां नहीं बताते, टीचर से वार्तालाप नहीं करते, तब तक वो सीखने का हिस्सा होते ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन 2 यानी बी है। अधिगम का एक भाग है जो उनके विचारों के अंतर्दृष्टि मतलब इंसाइट देती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 इवैल्यूएशन से है यानी मूल्यांकन को डैश डैश, ऑप्शन नंबर 1 है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए।
तीसरा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कारणों पर आधारित होना चाहिए, और चौथा है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो आकलन और मूल्यांकन चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 80 पर जाएंगे तो वहां पर सीधा लिखा है आकलन मूल्यांकन पार्ट ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। न धमकी, न डरावनापन, न नामकरण करने के लिए नहीं, फेल पास करने के लिए नहीं, यानी सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को और कैसे प्रभावी बनाया जाए, अच्छा कैसे बनाया जाए, इससे संबंधित होता है हमारा मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन फर्स्ट होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सोशलाइजेशन से। सोशलाइजेशन की दो कंडीशन होती हैं, या तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो जाना या सोसाइटी की डाइवर्सिटी पर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना सामाजिकरण या सामाजिकरण की प्रक्रिया का भाग माने जाते हैं। अब सामाजिकरण की प्रक्रिया में कई प्रकार की एजेंसी होती है, जिसमें मुख्य है प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। प्राथमिक प्राइमरी एजेंसी पूछी गई है सोशलाइजेशन की, तो विद्यालय, दूसरा बी ऑप्शन है सरकार, तीसरा है मीडिया और चौथा है परिवार। तो विद्यालय, सरकार, मीडिया सेकेंडरी है, प्राइमरी परिवार होता है। तो परिवार, माता पिता या घर जो होता है प्राइमरी एजेंसी के रूप में सोशलाइजेशन की माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक जॉन डीवी के बारे में, जॉन डीवी को कहा जाता है फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन सिस्टम होता है, जहां पर बच्चे एक्टिविटी पर आधारित चीजें सीखते हैं, टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। पहला ऑप्शन है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, दूसरा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, तीसरा खाली स्लेट के रूप में, और डी ऑप्शन चौथा है छोटे बच्चों के रूप में। तो प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को एक सक्रिय खोजकर्ता, एक एक्टिव डिस्कवरर की तरह मानती है, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत सारा अनुभव अपने वातावरण से, आसपास से प्राप्त होता है, और उसी अनुभव के द्वारा वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन करके लर्निंग प्रोसेस में क्रिएशन ऑफ नॉलेज की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन बी होगा। खाली प्लेट या खाली स्लेट होते हैं। खाली स्लेट टबुला रसा वर्ड जॉन लॉक ने प्रयोग किया था, जो कि गलत और झूठ है, अब इसको कोई महत्व नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 वाणी के बजाय, बहुत अच्छा सवाल था, लैंग्वेज पेडागोजी का सवाल है। वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है शारीरिक भाषा के रूप में, दूसरा है व्यक्तिगत भाषा के रूप में, तीसरा पराभाषा के रूप में, और चौथा वितरण भाषा के रूप में। पराभाषा मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो साइन लैंग्वेज की तरह वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को, यानी कोई पर्टिकुलर आवाज चीख रहा है तो चीख रहा है या तो डर गया है या पेन हो रही है या कोई और स्थिति है, मतलब गंभीर स्थिति है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन होगा सी, यानी पराभाषा के रूप में, यानी पैरा लैंग्वेज का एक तरीका होता है जो वाणी के बजाय पहलुओं पर महत्व देता है। तो यहाँ व्यक्तिगत भाषा के बारे में वाइगोस्की ने बताया था, या प्राइवेट स्पीच के बारे में वाइगोस्की ने बताया था, और बताया था कि बच्चे भाषा का प्रयोग केवल सामाजिक संचार के लिए नहीं करते, बल्कि वे भाषा का प्रयोग अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए करते हैं। जब भाषा का प्रयोग व्यवहार के नियोजन एवं निर्देशन में होने लग जाए तो इसे आत्मसिद्धि कहते हैं, और आत्मसिद्धि के लिए प्रयोग की गई भाषा को अंतःवाक या प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है लड़के और लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। जेंडर इश्यूज से क्वेश्चन पूछा गया है, और जेंडर इश्यूज में खास करके लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बायस से सवाल पूछा गया। लड़के और लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है
लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। दूसरा, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तीसरा, सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ना चाहिए। और चौथा, लड़कियों को घर में कार्य में सहायता करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, लड़कों को ऐसे तैयार किया जाना चाहिए नॉन ट्रेडिशनल रोल में, जो ट्रेडिशन है उसके इतर उनको नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविटी में लाया जाए। यानी वो घर के बाहर काम करने में तो कंफर्ट फील करते हैं, अगर घर के अंदर के काम उनको करवाए जाएंगे तो जो वर्क के बिहाफ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर के बिहाफ पर जो वर्क का डिस्क्रिमिनेशन है, उससे वो बाहर आएंगे और स्टीरियोटाइप की थिंकिंग उनकी धीरे धीरे कम होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही है, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, यानी बी वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चर्चा कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नांकित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थियों की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है। इष्टतम का मतलब होता है मैक्सिमम या अधिकतम, पहलकारी यानी पार्टिसिपेटिव बनाया जाता हो। यानी निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें बच्चों की अधिकतम भागीदारी को महत्व दिया जा सके। पहला ऑप्शन है परिचर्चाओं की विधि में, यानी डिस्कशन कर लिया जाए। दूसरा, युग्मित वार्ता सत्र की विधि में, युग्मित वार्ता मतलब छोटे छोटे ग्रुप बना करके उनमें सेशन बना दी जाए और डिस्कशन की बात हो। तीसरा, विचारा बेस सत्र। विचारा बेस सत्र मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ये केवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी या क्रिएटिव बच्चों के लिए होता है। और लास्ट है प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि। परियोजना विधि एक ऐसी विधि है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है, इसमें सबकी भागीदारी को अधिकतम किया जा सकता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं तेजी में। 9 नंबर सवाल हमारे सामने है और लिखा हुआ है, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाना चाहिए। यानी टीचिंग की इफेक्टिवनेस कैसे जानी जाए, 4 कंडीशन है। तो पहले, विषय वस्तु के अवच्छादन के आधार पर। अवच्छादन का मतलब होता है पूरा जो है विषय वस्तु यानी सिलेबस को कंप्लीट या कवर करने से के आधार पर। दूसरा, छात्रों की अभिरुचि के आधार पर, यानी इंटरेस्ट उनका किधर है। तीसरा, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। और चौथा यानी डी है, कक्षा में शिक्षण सामग्री के उपयोग के आधार पर। तो बड़ा सरल सा सवाल है। इफेक्टिव टीचिंग का पैरामीटर है कि लर्निंग आउटकम, यानी बच्चों के सीखने के परिणाम के आधार कि बच्चा कितना सीख पा रहा है और कितना वंचित रह जा रहा है, कितने बच्चे कितना सीख पा रहे हैं। अच्छे शिक्षण के लिए जरूरी है, अच्छे शिक्षण के पैरामीटर ये नहीं है कि बच्चे शांत बैठे हैं। अच्छे टीचिंग के पैरामीटर ये भी नहीं है कि बच्चे टीचर की आवाज सुनाई पड़ रही है। अच्छे टीचिंग के पैरामीटर ये भी नहीं कि 100% रिजल्ट आ जा रहा है। अच्छे टीचिंग के पैरामीटर हैं, इफेक्टिव टीचिंग के पैरामीटर हैं कि मीनिंगफुल क्वेश्चन और आंसर क्लास में किए जा रहे हो, सारे बच्चे भाग ले रहे हो, पार्टिसिपेशन ले रहे हो लर्निंग प्रोसेस में, और सारे बच्चों के व्यवहार में कुछ स्थायी परिवर्तन हो रहा हो, यानी सीखने की प्रक्रियाओं में कुछ बदलाव आ रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही है सी नंबर, यानी तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है। 10 नंबर सवाल है। पहला ऑप्शन है देश की सामाजिक व्यवस्था से, दूसरा है समाज की आर्थिक स्थिति से, तीसरा है विद्यमान राजनैतिक व्यवस्था से, और चौथा शैक्षणिक व्यवस्था। तो शिक्षण की प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सबसे बढ़िया कारक है शैक्षणिक व्यवस्था से। जो हमारा पूरा टीचिंग सिस्टम है यानी टीचिंग एजुकेशन है वो प्रभावित करती है हमारी शिक्षण प्रभावकारिता को। क्वेश्चन नंबर 11 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM की यूटिलिटी का औचित्य यानी इफेक्ट या महत्व क्या है। पहला ऑप्शन है कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, दूसरा कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, तीसरा विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम यानी मैक्सिमाइज्ड करना, और चौथा है कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना। बहुत अच्छा सवाल है और कठिन सवाल है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल की उपयोगिता का औचित्य है कि बच्चों के अधिगम परिणामों को इष्टतम अधिकतम किया जाए।
जैसे हम कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज नहीं कर रहे हैं और फिर भी समझा रहे हैं तो बच्चे समझ पा रहे हैं, लेकिन टीचिंग लर्निंग मटेरियल अगर यूज करें तो उनका सीखने का अधिकतम हो जाए, सीखना यानी मैक्सिमाइज करना लर्निंग, यानी क्वेश्चन नंबर 11 के सी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। मूल्य शिक्षा यानी वैल्यू एजुकेशन प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका, पहला ऑप्शन है शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा, दूसरा मूल्यों पर व्याख्यान परिसंवादात्मक विवरण, तीसरा मूल्यों पर संगोष्ठी पर संवाद और चौथा मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति विमर्श सत्र। यानी हम क्या करें, मूल्य से संबंधित कुछ आदर्श आइडियल टाइप का कन्वर्सेशन प्रस्तुति करने के लिए कहें कि तुम दिन भर में कुछ ऐसे काम करो जो आदर्श हो, जो अच्छे हो, तो इससे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो वैल्यू किसी बच्चे के अंदर चले जाएंगे। रट्टा मारने, ग्रंथ पढ़ने या उस पर लेक्चर देने से कुछ किसी का नहीं होगा जब तक हम अपने व्यवहार में नहीं ऐड करेंगे मूल्य शिक्षा को। अब केवल नैतिक शिक्षा रोज पढ़ा दी जाए और बच्चे को नैतिक गतिविधियों में ले जाया जाए, तो यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर, कितना सरल सवाल है। हमने आपको पढ़ाया है संज्ञान। संज्ञान क्या होता है, प्रोसेस ऑफ नॉलेज, और प्रोसेस ऑफ नॉलेज में सबसे पहले ज्ञान होता है, फिर बोध होता है, फिर अनुप्रयोग होता है, फिर विश्लेषण होता है, फिर संश्लेषण होता है, फिर इवैल्यूएशन होता है। यानी नॉलेज के बाद कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। तो नॉलेज का जो चरम है, उच्चतम स्तर है, वो है बच्चे मूल्यांकन, यानी डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। जानना, समझना, अंडरस्टैंडिंग, इससे कोई मतलब नहीं, विश्लेषण मतलब एनालिसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। 4 तत्व दिए गए हैं, इसमें से कौन सा एक तत्व है जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। बहुत सरल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला ऑप्शन है शिक्षक का ज्ञान, दूसरा है कक्षा की ऐसी गतिविधि जो सीखने को प्रोत्साहित करती हो, तीसरा है शिक्षकों और विद्यार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि और चौथा ऑप्शन है अनुभव द्वारा सीखना। तो यहां नहीं पूछा गया, तो नहीं पूछा गया तो शिक्षक और छात्र चाहे जिस पृष्ठभूमि से आए हों कोई उसका मतलब नहीं है। शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, गरीब हो, अमीर हो, पर्टिकुलर कास्ट के हो, तो इसका शिक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर आपको अच्छी टीचिंग ट्रेनिंग दी गई है। तो ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर लास्ट और क्वेश्चन नंबर 15 है और बड़ा सरल सवाल है। एक अच्छा शिक्षक वह है जो, मतलब एक अच्छे टीचर के पैरामीटर दिए गए हैं, उसमें से सबसे अच्छा पैरामीटर बताना है। एक अच्छा शिक्षक वह है जो उपयोगी सूचनाएं देता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है संकल्पना और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, तीसरा विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स देता है और चौथा छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है, चौथा ऑप्शन राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन। तो हमने ये आपके 15 सवाल जो टेस्ट के रूप में गूगल फॉर्म के थ्रू आप तक पहुंचाए थे, आपने उसमें डिटेल भरा था, पेपर किया था, पेपर सबमिट किया था, आपको फीडबैक पता चला होगा, आंसर तुरंत पता चल गए होंगे, डिस्कशन अब हम आपको बता दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा प्रोसेस हो गया, जिससे आपने क्वेश्चन भी कर लिया, आपने आंसर भी देख लिए, सही आंसर भी देख लिए और उनका डिस्कशन भी। इस वीडियो के साथ हम इस पेपर का लिंक भी दे देंगे, तो जिन लोगों ने नहीं किया है पहले वो लिंक के द्वारा सब्सक्रिप्शन बॉक्स या कमेंट वाले सेक्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, वहां से पहले आप पेपर कर लीजिएगा। 15 सवाल हैं, फिर इसका सलूशन भी इस वीडियो में हमने दिया है, तो आप उसको सलूशन को समझ लेंगे, सुन लेंगे तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। बच्चों हमें सजेस्ट करो वीडियो के साथ, जो आपके एक्सपीरियंसेस हो उनको कमेंट में नोट करो, लिखो, ताकि हम अपने वीडियो को और सुधार करके अपने आप तक पहुंचाते रहें। बाकी फॉरवर्ड कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो की रीच होगी, तो आपका तो फायदा हो रहा, आपके जो मिलने वाले हैं दोस्त मित्र हैं उनका भी फायदा होगा और वो भी अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। हम आपको संडे वार्ता में आपके सवालों का जवाब देने के लिए उपस्थित होते हैं, तो पूरे हफ्ते हमें व्हाट्सएप, फेसबुक पेज
टेलीग्राम चैनल यहाँ या यूट्यूब के द्वारा हमें सवाल पूछते हो कमेंट करके, तो आप ढेर सारे सवाल पूछ सकते हो जो आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, तैयारी से संबंधित, कैरियर से संबंधित होते हैं, तो उनके भी हम जवाब देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।